Hello and welcome to the Saturday Triangle YouTube चैनल। आज हमारी लेक्चर सीरीज का फोर्थ लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये कंप्यूटर सीरीज हमने इस तरह से डिज़ाइन की है कि आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छी होने वाली है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं हमारे ए शेल, बी कर्नल, सी कंपाइलर, डी असेंबलर। हमारा आंसर रहेगा कर्नल। कर्नल जो है वो इंटरफेस का काम करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। शेल जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये इंटरेक्ट करती हैं यूजर्स के साथ। ठीक है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हमारी 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 4 लेयर्स। पहला जो है हमारा हार्डवेयर होता है, उसके बाद कर्नल होता है। हार्डवेयर के साथ जो है कर्नल इंटरेक्ट करता है। उसके बाद शेल होती हैं। शेल जो है वो एप्लीकेशंस या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। कंपाइलर जो है, कंपाइलर ये हाई लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में कंपाइल करती हैं। ठीक है, असेंबलर जो है वो असेंबली कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। मशीन लैंग्वेज हमारी वो बाइनरी होती हैं जो 0 एंड 1 में होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लगभग हर किसी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। हमारे ऑप्शंस हैं लिनक्स, ओरेकल, डॉस, सोलारिस। लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलारिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज थ्रैशिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रैशिंग क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए वायरस अटैक, बी हाई सीपीयू परफॉर्मेंस, सी excessive paging activity causing low CPU utilization, या ऑप्शन डी हार्ड डिस्क क्रैश। आपका आंसर रहेगा एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी कॉजिंग लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। थ्रैशिंग जो है ये हमारा परफॉर्मेंस इशू होता है जब रैम हमारी फुल होती है और डेटा जो है वो हार्ड डिस्क और रैम के बीच में स्वैप होता रहता है और सीपीयू को कभी भी टाइम नहीं मिलता इस डेटा को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा द बूटस्ट्रैप लोडर इज ए प्रोग्राम दैट। हमारे ऑप्शंस हैं लोड्स द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, checks for virus updates, compresses large files, and manages printer spooling। इसका आंसर रहेगा लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। ये जो बूटस्ट्रैप लोडर है, जब हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप लोडर ही एग्जीक्यूट होता है। ये हमारा रोम में होता है, तो ये सबसे पहले चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हार्ड डिस्क, फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लोड करता है किसमें? रैम में। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है which scheduling algorithm is known for causing starvation for low priority processes। लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस
को स्टारवेशन में डालने के लिए कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जिम्मेवार होता है? हमारे ऑप्शंस हैं राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसका आंसर रहेगा आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, देखिए जो हमारा राउंड रॉबिन होता है इसमें हर किसी प्रोसेस को अपना डिफाइनर टाइम मिलता है, तो इसमें स्टारवेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, जो प्रोसेस प्रोसेसर के पास पहले आएगी वही प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट भी होगी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हर किसी प्रोसेस पे हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी वही प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई लो प्रायोरिटी जॉब या लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो सीपीयू में इन क्यू है, ठीक है, और वो प्रोसेस होने से पहले वहां पे कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, तो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगी। जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है जो वेटिंग में थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, और ऐसा चलता रहेगा जब तक हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस आते रहेंगे, जिसकी वजह से जो लो प्रायोरिटी जॉब होगा या लो प्रायोरिटी प्रोसेस होगी वो स्टारवेशन में चली जाएगी, उसे कभी मौका ही नहीं मिलेगा एग्जीक्यूट होने में। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है, सबसे छोटा जॉब या सबसे छोटी प्रोसेस जो होती हैं वही पहले एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ए डेडलॉक ऑकर्स व्हेन, डेडलॉक कब ऑकर होता है? हमारे ऑप्शंस हैं द सिस्टम क्रैशेस ड्यू टू पावर फेलियर, ऑप्शन बी है two or more processes are waiting for each other to release resources indefinitely, C है हमारा the printer runs out of paper, और D है हमारा a process enters an infinite loop। हमारा आंसर रहेगा two or more processes are waiting for each other to release resources indefinitely। इसका क्या मतलब है, हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, ठीक है। एक प्रोसेस जो है इसे प्रिंटर चाहिए, ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो है ये स्कैनर चाहती है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस 1 जो है ये अब स्कैनर जो है अभी प्रोसेस 1 के यूज में है, और प्रिंटर जो है वो प्रोसेस 2 के यूज में है। अब जो P1 है प्रोसेस 1 है ये तब तक वेट करेगी जब तक प्रोसेस 2 जो है ये प्रिंटर को लीव नहीं करती हैं, और प्रोसेस 2 भी तब तक वेट करेगी जब तक प्रोसेस 1 जो है स्कैनर को लीव नहीं करेगी। और ये जो लूप है ये ऐसे ही चलता रहेगा, प्रोसेस 2 स्कैनर का वेट करेगी, प्रोसेस 1 प्रिंटर का वेट करेगी। ना प्रोसेस 2 प्रिंटर को छोड़ रही है और ना प्रोसेस 1 स्कैनर को छोड़ रही है, इस वजह से डेडलॉक हो रहा है। ना प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट होने दे रही है, ना प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट होने दे रही है, इसी को हम डेडलॉक बोलते हैं। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं, द सिस्टम क्रैशेस ड्यू टू पावर फेल, ये हमारा हार्डवेयर इशू है, इसका डेडलॉक के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। ऑप्शन सी है द प्रिंटर रन्स आउट ऑफ पेपर, ये हमारा डिवाइस एरर है या रिसोर्स एग्जॉशन है, इसका डेडलॉक के साथ कोई काम ही नहीं है। ए प्रोसेस एंटर्स इनटू एन इनफाइनाइट लूप, जो प्रोसेस इनफाइनाइट लूप में चली जाती हैं वो सीपीयू जो है कंज्यूम करती हैं। डेडलॉक में हमारी प्रोसेस जो है वो रन नहीं होती हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स यूजर कमांड्स, कौन सा पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर कमांड्स को इंटरप्ट करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कर्नल, बी शेल, सी डिस्पैचर
एंड डी एपीआई। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको समझाया। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा शेल। शेल जो है ये यूजर कमांड्स को इंटरप्ट करता है। जो कर्नल है, कर्नल हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है। डिस्पैचर जो है ये शेड्यूलिंग कंपोनेंट है जो सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे शिफ्ट करता है, ठीक है। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो अलो करता है प्रोग्राम्स को आपस में इंटरेक्ट करने में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्पूलिंग इज ए कंसेप्ट मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। स्पूलिंग कंसेप्ट किसके साथ एसोसिएट किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर्स, सी माइस, डी मॉनिटर्स। ये कंसेप्ट प्रिंटर्स के साथ यूज किया जाता है। स्पूल का फुल फॉर्म है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। इसमें क्या होता है कि जब भी हम प्रिंटर का यूज करते हैं और हमें एक से ज्यादा फाइल्स प्रिंट करनी होती हैं, जब हम उन फाइल्स को प्रिंट कमांड दे देते हैं तो हमारे सारी जॉब्स जो होते हैं वो एक क्यू में आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो प्रिंटर को ये जो क्यू में होती हैं ये फाइल्स ये एक एक करके दे देती हैं, ठीक है। और हमारा सीपीयू जो है वो बाकी और फंक्शंस एग्जीक्यूट करता है या बाकी काम करता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द टाइम स्लॉट गिवन टू ईच प्रोसेस इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शंस हैं ए क्वांटम, बी फ्रेगमेंट, सी सेगमेंट या डी पेज। हमें बताना है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम टाइम स्लॉट हर प्रोसेस को असाइन करते हैं उसे क्या बोलते हैं। इसका आंसर रहेगा क्वांटम। ये यूजुअली राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में होती हैं, ठीक है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, हर प्रोसेस को एक टाइम स्लॉट असाइन किया होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम्स Which of the following file systems is the default for modern Windows operating system? हमारे ऑप्शंस हैं FAT32, EXT4, NTFS या HFS प्लस। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये लार्ज फाइल्स को सपोर्ट करता है और इसमें एनक्रिप्शन का भी ऑप्शन मिलता है जो कि एक स्टैंडर्ड है विंडोज के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है GUI स्टैंड्स फॉर। GUI स्टैंड्स फॉर ये आपको पता ही होगा, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग प्रोसेस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज नोन एज। हमारे ऑप्शंस हैं स्वैपिंग इन, बी स्वैपिंग आउट, सी स्पूलिंग, डी कैशिंग। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा स्वैपिंग इन। हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में प्रोसेस के लाने को हम स्वैपिंग इन बोलते हैं, और इसके अपोजिट हम मेन मेमोरी से या रैम से अगर प्रोसेस को हार्ड डिस्क में ले जाते हैं उसे स्वैपिंग आउट बोलते हैं, ठीक है। स्पूलिंग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पीछे। कैशिंग में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा जो है वो कैशे में रह जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बोलना है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड पब्लिक में अवेलेबल होता है और यूजर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली उस
सोर्स कोड को चेंज या मॉडिफाई कर सकता है। तो विंडोज जो है ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। iOS एप्पल का, ये भी ओपन सोर्स नहीं है। लिनक्स जो है, लिनक्स हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। MS DOS ये भी ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ लिनक्स ओपन सोर्स है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर की क्या फंक्शन है, ये इससे पहले जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने आपको ये बता दिया है। हमारे ऑप्शंस हैं टू फिजिकली पावर द डिवाइस, to act as a translator between the operating system and specific hardware device, to store data permanently, to cool down CPU। हमारा आंसर रहेगा to act as a translator between operating system and a specific hardware device, ठीक है। ऑप्शन ए जो है टू फिजिकली पावर द डिवाइस, ये हमारे पावर सप्लाई यूनिट का काम होता है। टू स्टोर डेटा परमानेंटली, ये हमारी मेमोरी का काम होता है। टू कूल डाउन CPU, ये हमारे फैन का या हीट सिंक का काम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेमोरी इंटरनल और एक्सटर्नल रिजल्ट्स इन। फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं इंक्रीज्ड मेमोरी स्पीड, ऑप्शन बी वेस्टेड मेमोरी स्पेस, ऑप्शन सी डेटा करप्शन, ऑप्शन डी डेडलॉक्स। इसका आंसर रहेगा वेस्टेड मेमोरी स्पेस, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कैसे मेमोरी स्पेस को वेस्ट करती हैं, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 10 GB का जो है मेमोरी स्पेस है या हमारी हार्ड डिस्क है, और हमने उसको इस तरह से फ्रेगमेंटेशन किया कि हमने उसकी 3 डिस्क बनाई, ठीक है। हमने एक बनाई है 4 GB की, दूसरी भी बनाई है 4 GB की, और तीसरी बनाई है 2 GB की, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसी फाइल है जो 5 GB की है, तो हमारे पास ऐसा कोई फ्रेगमेंट ही नहीं है 5 GB का जो उसे सेव करे। तो इस हिसाब से जो है हमारी जो मेमोरी है वो वेस्ट हो गई, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो किसी फ्रेगमेंट में सेव ही नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है which operating system is typically used in embedded systems like traffic lights or washing machine। हमारे ऑप्शंस हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर रहेगा हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फैट इन ओल्डर फाइल सिस्टम स्टैंड्स फॉर। हमारे ऑप्शंस हैं फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एक्सेस टेबल, फिक्स्ड एलोकेशन टेबल, फॉर्मेटेड एक्सेस टेबल। इसका आंसर रहेगा फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। ये टेबल जो है ये डिस्क में पहले ही स्टोर होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि कौन सा स्टोरेज एरिया किस फाइल को बिलोंग करता है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विच। कंटेक्स्ट स्विच क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं स्विचिंग फ्रॉम वन मॉनिटर टू अनदर, सेविंग द स्टेट ऑफ करंट प्रोसेस एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ ए न्यू प्रोसेस, changing the password of operating system, switching between kernel mode and user mode only। इसका आंसर रहेगा saving the state of current process and loading the state of a new process। जब कभी CPU प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में चला जाता है तो उसे प्रोसेस 1 का करंट स्टेटस सेव करना होता है। इसी तरह से जब प्रोसेस 2 से वापस प्रोसेस 1 पे आ जाएगा तो प्रोसेस 2 का करंट स्टेट जो है वो
सेव करना होता है। इसी चीज को कंटेक्स्ट स्विच का क्या फायदा होता है, जहां पे प्रोसेस 1 को लेफ्ट किया जाता है वो वहीं से रिज्यूम कर सकती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which command in Linux is used to display current working directory? हमें बताना है लिनक्स में कौन सी कमांड यूज होती है टू डिस्प्ले करंट वर्किंग डायरेक्टरी। हमारे ऑप्शंस हैं cd, pwd, is या dir। इसका करेक्ट ऑप्शन है pwd। pwd का फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, ये पूरा पाथ दिखाता है फोल्डर का जिसमें आप करंटली काम करते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेमाफोर इज अ टूल यूज्ड फॉर। सेमाफोर किसके काम आता है? हमारे ऑप्शंस है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, फाइल कंप्रेशन या वायरस डिटेक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स को जो है एक्सेस करते हैं, तब उनका एक्सेस जो है वो सेमाफोर ही कंट्रोल करता है। तो इस टाइम पे हमारा सेमाफोर काम आता है और वो इन प्रोसेसेस को बारी बारी इस रिसोर्स का एक्सेस देता है। होप आपको समझ आ गया होगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।